हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेयस क्लासेस। हमने लास्ट क्लास में एक चैप्टर शुरू किया है अकाउंट्स का, कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक आपका डाउट है, इलस्ट्रेशन नंबर 7। उसमें क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, गिव अ ट्रांजैक्शन अ पार्ट ऑफ विच इज शोन एज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड पार्ट एज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ध्यान से समझना बेटा, ये क्या है। इन्होंने कहा कोई ऐसी ट्रांजैक्शन बताओ जिसका कुछ पार्ट किसमें चला जाए, इन्वेस्टिंग में, और कुछ पार्ट फाइनेंसिंग में। तो एग्जाम्पल में इन्होंने आंसर दिया, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ एन एसेट इन इंस्टॉलमेंट अंडर हायर परचेज सिस्टम। आपने एक एसेट खरीदा, किस पे, इंस्टॉलमेंट्स पे। आपके पास एसेट आ गया, आपने चाहे कोई कार खरीदी, चाहे कोई बाइक खरीदी, या कोई मशीनरी खरीदी, आपके पास एसेट आ गया। आप बैलेंस शीट में एसेट दिखाने वाले। अब एसेट आ गया, ये फिक्स एसेट है, तो इन्वेस्टिंग में तो आ गया, पर आपने इंस्टॉलमेंट में लिया है, तो क्या उस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा? इंटरेस्ट कहां जाएगा? तो इसीलिए ये दोनों का पार्ट चलता है। इसमें कुछ पार्ट इन्वेस्टिंग में जाएगा और कुछ पार्ट फाइनेंसिंग में जाएगा। ये इन्होंने एक एग्जांपल दिया। क्लियर? अब इसके बाद हम ध्यान से आगे समझते हैं। बेटा मैंने आपको कहा था कि कैश फ्लो की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो कितनी एक्टिविटीज में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं? जितनी भी ट्रांजैक्शन है, 3 एक्टिविटीज में, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। आप सबको पता है कौन सी में किसकी आती है। पर उसमें एक चीज मैं आपको लास्ट क्लास में बताना भूल गया था, दैट वाज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन। पहले तो हम ये समझते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स होता क्या है। बेटा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स वो है जिसको हम इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं, जो ऑलरेडी कैश की फॉर्म में है। उस ट्रांजैक्शन को हम ना तो ऑपरेटिंग में लिखते हैं, ना ही इन्वेस्टिंग में, और ना ही फाइनेंसिंग में। उनके लिए अलग से हेड बन जाता है लास्ट में, जिसका नाम है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसमें क्या क्या आता है? कैश इन हैंड, आपके पास जो कैश अवेलेबल है, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी। अभी मार्केटेबल सिक्योरिटी कौन सी होती है? वो सिक्योरिटी जो आप जब चाहे मार्केट में जाके बेच सकते हैं इमीडिएटली, जिसमें आपको कैश मिल जाएगा। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट यानी कि वो डिपॉजिट जो आपने लेस देन 1 ईयर के लिए कराया, उसको भी आप जब चाहे जब जाके अपने पैसे ले सकते हैं। और लास्ट इसमें आता है लास्ट लिखा है इसमें करंट इन्वेस्टमेंट्स। क्या आएगा इसमें? करंट इन्वेस्टमेंट। बेटा ये जो अगर 5 टर्म्स में से कोई भी टर्म आपको कैश फ्लो में मिलती है, आप इसे कहीं पे भी एडजस्ट करने की मत सोचना, ना तो ऑपरेटिंग में, ना ही इन्वेस्टिंग में, और ना ही फाइनेंसिंग में। ये तीनों 5 की 5 कहां जाएंगी? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो सारी एक्टिविटीज के लास्ट में जाके एड अप होगा। वो मैं बता दूंगा जब हमारा पूरा चैप्टर एंड होगा, ये तब यूज होगी। तो कुछ बच्चों का इसमें डाउट्स था जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से रिलेटेड था, तो वो मैंने डाउट एंटरटेन नहीं किया था। मैंने कहा था वो बता देता हूं कि उसको आप कहां शो करेंगे। समझ आ गई बात? वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज के लिए भी था, कैश एट बैंक के लिए भी था, तो वो सब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में जाएंगे, किसी भी एक्टिविटी में नहीं लिखे जाएंगे। इज इट ओके? अब हम स्टार्ट करते हैं जहां पे हमने कल ड्रॉप किया था। 1 मिनट अगर आप इसकी फोटो क्लिक करें, क्योंकि मैं इसको इरेज करूंगा। हाँ जी बेटा, देखो हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को स्टार्ट कर रहे हैं। और मैंने आपको कल इसके बारे में बता दिया था कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को शुरू करने के लिए मुझे सबसे पहली ट्रांजैक्शन जो चाहिए होती है, दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, इससे हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अब इसको स्टार्ट करने के लिए, इस वैल्यू को निकालने के लिए आज की पूरा दिन हम इसी में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि अगर ये गलत हो गया तो आप समझ सकते हैं हमारा क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। अब ये जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, इसको, इसकी वैल्यू को ढूंढने के लिए पूरे क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चन होता है, तो आपके पास 3 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन दिया होगा। पहला ऑप्शन आपको क्या दे सकते हैं? ये आपको स्टेटमेंट ऑफ, एक मिनट, ऑल्टरनेटिव फर्स्ट, ये आपको क्या बना के दे सकते हैं? स्टेटमेंट ऑफ
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसकी स्टेटमेंट बना के देंगे। मुझे पता है काफी बच्चों को इसका फॉर्मेट याद नहीं है, मैं बना रहा हूं यहां पे, देखना आपको ये किस तरह से बना के देंगे। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल सबसे पहले लिखेंगे ये आरएफओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर इसमें लिखेंगे अदर इनकम। क्या लिखेंगे आपके? अदर इनकम। आरएफओ यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है बेटा? सेल्स। और यहां पे आ गई आपकी अदर इनकम, ये आ जाती है टोटल इनकम। टोटल रेवेन्यू लिख देते हैं ये सब। क्लियर? इसके बाद हेडिंग आती है हमारी सेकंड हेडिंग, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में ये लिखते हैं चेंज इन स्टॉक, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, depreciation and amortization, फाइनेंस कॉस्ट, फिर लिखते हैं अदर एक्सपेंसेस। इन सब की वैल्यू होगी यहां पे, और फिर होगा टोटल एक्सपेंस। ये ए रखा टोटल रेवेन्यू, बी रख दिया टोटल एक्सपेंस, फिर ये लिखेंगे यहां पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैसे निकलेगा? ए माइनस बी माइनस टैक्स, आंसर आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आपको ये स्टेटमेंट बना के देंगे, ये क्वेश्चन में गिवन होगी। आपको कहां से शुरू करना है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब बच्चे के पास इतनी बड़ी ये है, क्वेश्चन में नीचे बैलेंस शीट है, बच्चा कहता है सर शुरू कहां से करूं? ये रहा बेटा हमारा काम, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। समझ रहे? मैं सिर्फ ये इतनी स्टेटमेंट आपको इसलिए बना के दिखा रहा हूं, आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने में प्रॉब्लम ना हो। आपको कहां से स्टार्ट करना है? ये हमारा आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। समझ आ गई बात? अगर ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए आपको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बना के दिया, यहां से शुरू हो जाएगा क्वेश्चन। दूसरा ऑप्शन क्या करते हैं? ये ऑल्टरनेटिव 2, आपको ये बैलेंस शीट बना के देंगे। दोनों में से एक चीज बना के जरूर देंगे। बैलेंस शीट में ये हमारे पास पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, सपोज 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2020। बैलेंस शीट हमारे को ज्यादातर ये 2 साल की देते हैं। सबसे पहली हेडिंग बैलेंस शीट में आती है हमारी इक्विटी एंड लायबिलिटी, और इक्विटी एंड लायबिलिटी में पहला आता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में हमारे 3 चीजें आती हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तीसरा आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। राइट? यस। ये नोट्स दिए होते हैं इसमें, नोट नंबर में, और ये जो नोट है नीचे आपको बना के दिया होगा नोट नंबर। इधर ध्यान से देखेंगे बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के नोट में आपको कोई फायदा नहीं होगा। आपको सीधा जाना है नोट नंबर 3 में। नोट नंबर 3 हमारा किस चीज का होगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये आपके पास नोट नंबर 3 गिवन होगा, रिजर्व एंड सरप्लस। आप सीधा इस नोट में जाएंगे। इस नोट में आपको दिया होगा सरप्लस, that is balance in statement of profit and loss account। आपको ऐसा हो सकता है कि ये 2 साल का दिया हो, जैसे कि 31 मार्च 19 पहले दिया हुआ है, 31 मार्च 20 ये दिया है 1 लाख और 2,50,000। राइट?
आपको ये शुरू करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। बैलेंस शीट दी है, ये नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में देखना रिजर्व एंड सरप्लस जरूर मिलेगा, रिजर्व एंड सरप्लस के नोट में जाना, ये जरूर मिलेगा आपको। अब ये 2 साल का है तो हम क्या करेंगे, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी रिटन ओवर हियर, ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर ये 1 साल का दिया हुआ है फिर मुझे डिफरेंस नहीं निकालना, सीधा वही लिख दूंगा, ठीक है। और अगर ऐसा हो गया कि ये 1 लाख नहीं, ये 4 लाख है, 250 माइनस 4 लाख माइनस 150 आएगा ना, तो ब्रैकेट में लिख दूंगा माइनस 150, और मैं और कुछ चेंज नहीं करूंगा यहाँ पे। समझ आ गई बात? कोई प्रॉब्लम? अभी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो निकालना है, इसके 2 तरीके बताए, थर्ड ऑल्टरनेटिव में अभी आपको समझाऊंगा। उसको कराने से पहले एक बार आप इसकी फोटो क्लिक कर ले, क्योंकि मुझे अब देखो बेटा, ऑल्टरनेटिव 3 जो अब हमने स्टार्ट करना है, उसमें क्या होगा, आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो जो था वो भी हो सकता है, बैलेंस शीट भी हो सकती है, साथ में कुछ एडजस्टमेंट होगी। अब वो एडजस्टमेंट हमें क्या करनी है, वो एडजस्टमेंट आपको सिखा रहा हूं। आप ऑल्टरनेटिव 3 में, जैसे सपोज ये बैलेंस शीट गिवन है, 2 साल का प्रॉफिट है हमारे पास जो हमने पहले लिया था, ये प्रॉफिट है मान लो 1,02,50, तो मैं ऑल्टरनेटिव 3 में क्या लिखूंगा, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कितना आया 150, ठीक है। ऐड करूंगा इसमें 5 ट्रांजैक्शन को ऐड करूंगा मैं, वो 5 की 5 कौन सी ट्रांजैक्शन होगी अभी समझा रहा हूं, विद लॉजिक समझा रहा हूं। अल्टीमेटली जिसको याद, वो लॉजिक 1% ऐसा होता है, कोई एक लॉजिक समझ नहीं आया आप उसे याद कर लेंगे। 5 चीजें ऐड करनी है गिनती की। सबसे पहला जो हमें ऐड करना है वो 5 चीजें मैं लिख रहा हूं, उसके बाद आपको हर एक का लॉजिक दूंगा कि ये क्यों ऐड हुआ है यहाँ पे। सबसे पहला है डिविडेंड, जिसको हम फाइनल डिविडेंड या प्रपोज डिविडेंड के नाम से भी जानते हैं। फाइनल डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड, अब ये कौन सा होता है, पेड ड्यूरिंग द ईयर, पेड ड्यूरिंग द ईयर। अभी एक अहमद का डाउट भी था जिसमें मैंने कहा था कि मैं इसके बारे में डिस्कशन करूंगा, डिविडेंड के बारे में, वो यहां क्लियर हो जाएगा। फाइनल और प्रपोज डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। इसके बाद हमने पढ़ना है इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। दोनों डिविडेंड के बीच में फर्क क्या होता है अभी हम डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट इज ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व। नेक्स्ट जो हमने ऐड करना दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। और लास्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डेबिटेड इन P&L। ये 5 चीजें मुझे ऐड करनी है। अब ये क्या क्या ऐड हो रहा है और क्यों ऐड हो रहा है ये समझते हैं हम पहले एक एक करके। मैं पहले बात कर रहा हूं आपसे फाइनल डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड। पहले डिविडेंड क्या होता है ये पता है आपको? डिविडेंड होता है प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसको डिविडेंड बोलते हैं। अब यहां पे डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड का मतलब क्या होता है बेटा, ध्यान से समझेंगे। ईयर एंड हुआ अभी, जो शुरू हुआ था 1 अप्रैल 19 में और एंड हुआ 31 मार्च 2020। ठीक है बेटा, एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, कंपनी का ईयर एंड हुआ 31 मार्च 2020। कंपनी बहुत बड़े लेवल पे ऑपरेट करती है। कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो क्या 1 अप्रैल को तैयार हो जाएगी? कभी भी नहीं होती, क्योंकि बहुत सारी ट्रांजैक्शन की सेटलमेंट होनी बाकी होती है जो पिछले साल हुई है।
और लीगली एक फर्म को अपनी बैलेंस शीट पूरी करने के लिए 6 to 8 मंथ्स का टाइम मिलता है एज पर लॉ, यानी कि सितंबर से लेकर नवंबर तक बैलेंस शीट सबमिट हो सकती है। अब जो बैलेंस शीट वो बनाएंगे वो कब बनाएंगे? सपोज 30 सितंबर तक उन्होंने बैलेंस शीट पूरी कर दी, 6 महीने मिल गए। अब इन 6 महीनों में इन्होंने क्या करा होगा? ये पिछले साल का प्रॉफिट है वो कैलकुलेट किया। यहां पे इन्होंने क्या किया? पूरा प्रॉफिट कैलकुलेट किया। कौन सा? जो पिछले साल कमाया था। अभी कैलकुलेशन हुई है सिर्फ। कैलकुलेशन करने के बाद आपको मैं बताऊं, डिविडेंड देने के लिए कंपनी को एक मीटिंग कंडक्ट करनी पड़ती है जिसको हम बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम। एक एजीएम कंडक्ट करती है कंपनी, उसमें अपने जितने भी शेयर होल्डर होते हैं सबको इनवाइट करते हैं मेल के थ्रू। जो पर्सनली आ सकता है बहुत अच्छी बात है, जो ऑनलाइन आ सकता है ऑनलाइन आ जाए, जो खुद नहीं आ सकता अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकता है, वो भी अलाउड है। अब जो लोग मीटिंग में आते हैं, उस मीटिंग में कंपनी क्या करती है? आपसे वोटिंग करवाती है। क्या वोटिंग कराएगी? कि हमने इतना कमाया, इसका हम इस साल 5% देना चाहते हैं एज अ डिविडेंड। 5% डिविडेंड देना चाहते हैं। डू यू एग्री और नॉट? वोटिंग होगी, वोटिंग इन द फेवर और वोटिंग अगेंस्ट में। अब वो सब वोट करेंगे अपने अकॉर्डिंग। अगर वोटिंग से डिसीजन आ गया कि हाँ 5% डिविडेंड चल जाएगा, तो डिविडेंड फाइनल होता है। अदरवाइज दोबारा से वोटिंग होती है। अब इस प्रोसेस में भी टाइम लगेगा। सपोज डिविडेंड फाइनलाइज हो गया 30 तारीख को ही 5%। अब कंपनी के पास उसके बाद 30 डेज का समय और होता है कि 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी वो जो डिविडेंड है उस डिविडेंड को प्रपोज करके फाइनल करके पे करेगी। अभी जो पे करने के लिए 30 डेज मिले, सपोज किसी पर्सन का जो अकाउंट नंबर है वो गलत आ गया, एक डिजिट इधर से उधर हो गई, क्या होता है ऐसा? उसका पैसा जाने के बाद वापसी आ गया। अब क्या होगा? जिसके अकाउंट में वो गया था उसको तो इंटीमेशन नहीं है कि ऐसा कुछ हो गया। 6 महीने वो वेट कर रहा है, मेरा पैसा नहीं आया नहीं आया नहीं आया। कंपनी उस पैसे को अपने पास अलग से रख लेती है। लॉ में कुछ समय अलाउड है, उस अकाउंट में 2 या 3 साल के लिए वो पैसा पड़ा रहता है। जब वो डिमांड करता है तब कंपनी उसको पैसा देती है। अब वो मुझे लॉ नहीं समझाना आपको, आप बात सोचे, पिछले साल का डिविडेंड डिक्लेयर कब हुआ? अगले साल में। प्रपोज पे कब होगा? अगले साल में। पिछले साल का डिविडेंड पे हो रहा है अगले साल में। हम कर रहे हैं कैश फ्लो। हम क्या कर रहे हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या रिकॉर्ड करता है? जो चीज चली गई या जो जानी है? जो चली गई। हम सिर्फ कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो रिकॉर्ड करते हैं, वो डिक्लेयर कर रहे हैं, कुछ ही करते रहे। जब पे होगा तब मुझे बताना। वो जो आपका डाउट था वो क्या था? डिविडेंड डिक्लेयर्ड, पेड नहीं था, तो उन्होंने क्या करा? कहीं भी एडजस्ट नहीं करा था। उन्होंने क्या करा? उस एंट्री को इग्नोर करवा दिया था, किसी भी एक्टिविटी में शो नहीं किया था क्योंकि डिविडेंड पे नहीं हुआ। अब यहां पे क्या लिखा? फाइनल और प्रपोज डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, जो आपने पे कर दिया इस साल में। समझ रहे? अब आप सोचे, ये जो साल मेरा खत्म हुआ 31 मार्च 20 को, इस साल का डिविडेंड कब पे होगा? अगले साल में। तो इस साल में सर क्या पे होगा? पिछले साल का डिविडेंड। समझ रहे बात को? आपको क्वेश्चन में जो डिविडेंड दे के रखेंगे ना, दोनों साल का देंगे। इस साल का पिछले साल का 50,000, अगले साल का मान लो 70,000, तो आप कौन सा पे करने वाले हैं? 50। पिछले साल वाला पे होगा ना। और हमें यहाँ पे ऐड कौन सा करना है? पिछले साल वाला। पेड ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि इस साल पे कौन सा होगा मेरे भाई? पिछले साल वाला। कहानी को समझो, डिविडेंड पे कौन सा होता है? इस साल में पिछले साल का, और इस साल वाला अगले साल में। और यहां लिख दिया पेड ड्यूरिंग द ईयर, डिक्लेयर ड्यूरिंग द ईयर नहीं लिखा, पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो इस साल पे कौन सा होगा? पिछले साल वाला, तो वो ऐड होगा। समझ आ गया कौन सा ऐड होगा? पर सर क्यों ऐड हो रहा है? बात आती है सर, ऐड क्यों हो रहा है? आउटफ्लो है तो ऐड क्यों हो रहा है? डिविडेंड तो दे रहे हैं, माइनस होना चाहिए। बेटा कहां पे माइनस होना चाहिए? डिविडेंड किससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन है? हम क्या कर रहे हैं? ऑपरेटिंग। आप कर रहे हैं ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग में से माइनस होगा, ऑपरेटिंग में प्लस होगा, फाइनेंसिंग में जाके माइनस होगा, क्योंकि ये तो फाइनेंसिंग की ट्रांजेक्शन है। अब बच्चा कई बार सर लॉजिक सर वो तो समझ आ गया, वहां जाके माइनस होगा, यहाँ प्लस क्यों हो रहा है? बात सुनना नहीं, दिमाग आता है कई बार और बिल्कुल परफेक्ट डाउट है, आना भी चाहिए। हमने शुरू कहां से किया? नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट में एक चीज बिल्कुल क्लियर कट रखना हमेशा,
नेट प्रॉफिट जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब आता है, और मैंने रब कर दिया उसका फॉर्मेट, उसमें सारे खर्चे माइनस हो चुके होते हैं, सिर्फ टैक्स को छोड़ के सारे खर्चे माइनस हो चुके हैं। डिविडेंड भी कंपनी के लिए तो खर्चा है, तो वो भी माइनस हो गया होगा। क्या ये माइनस होना चाहिए था? ऑपरेटिंग से नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आप ऑपरेटिंग में प्रॉफिट लेके चल रहे हैं, ऑपरेटिंग में माइनस नहीं होना चाहिए था। कहां माइनस होना चाहिए था? तो इसीलिए ऑपरेटिंग में ऐड, फाइनेंसिंग में माइनस। लॉजिक समझ आया? क्यों यहाँ पे प्लस हो रहा है? अब पूरा ये लॉजिक है, क्योंकि यहाँ की ट्रांजेक्शन ही नहीं है सर, और आपने नेट प्रॉफिट में से माइनस किया हुआ है, क्योंकि नेट प्रॉफिट में सब कुछ माइनस हो जाता है। नेट प्रॉफिट कहां पे आ रहा है सर? ऑपरेटिंग में। ऑपरेटिंग में से तो माइनस नहीं होना चाहिए था, इसीलिए ऑपरेटिंग के प्रॉफिट में प्लस, फाइनेंसिंग में से जाके दिखाऊंगा उस ट्रांजेक्शन में हम जाके माइनस करेंगे। क्लियर हो गई बात? पहला लॉजिक। दूसरा, सिमिलर लॉजिक इज फॉर इंटरिम डिविडेंड। अब इंटरिम डिविडेंड का लॉजिक वही है, मीनिंग क्या होता है? कोई कंपनी किसी साल में ह्यूज प्रॉफिट कमा रही है, तो वो साल के एंड होने का वेट नहीं करते, वो साल के बीच में ही डिविडेंड डिक्लेयर करके पे कर देते हैं, उसको बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। जब आप साल के एंड होने का वेट ना करें, जैसे कि 2015 या 16 में जब जियो लॉन्च हुआ था, रिलायंस ने ह्यूज प्रॉफिट्स कमाए थे, उसने उस साल में दिवाली के आसपास ही डिविडेंड बांट दिया था। कौन से साल का? पिछले साल का नहीं, उसी साल का। क्या कहते हुए कि हमारे को जियो के लॉन्च से बहुत प्रॉफिट हुआ है, तो हम अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड बांट रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? इंटरिम डिविडेंड। जब साल के बीच में ही कंपनी प्रॉफिट बांट दे, उसको हम इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। अब इंटरिम डिविडेंड है तो प्रॉफिट ही जो बट गया, लेकिन डिविडेंड कहां पे जाना चाहिए? फाइनेंसिंग में। आपने प्रॉफिट में से माइनस किया हुआ था, और वो तो इसी साल का होगा, तो ये लिखा है इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, प्लस हो जाएगा, कहां पे जाके माइनस होगा? समझ आ गई बात? दोनों डिविडेंड प्लस हो गए, लेकिन कौन से वाले? जो पेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, क्योंकि इंटरिम डिविडेंड सेम ईयर में पे होता है, सेम ईयर में प्रपोज होता है। फाइनल डिविडेंड का ध्यान रखना, जो पिछले साल वाला है वो इस साल पे होगा, तो वो ऐड करना है। बच्चे क्या करते हैं? भूल जाते हैं, ये वाला ऐड कर देते हैं, बेटा गलत हो जाएगा। कौन सा ऐड करना है? कौन सा? फाइनल डिविडेंड, पिछले साल वाला। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड में कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो एक ही साल का होता है। इंटरिम डिविडेंड तो इसी साल बनेगा, इसी साल से हो जाएगा, तभी तो नाम इंटरिम है, वरना वो फाइनल नहीं बन जाएगा बेटा। क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं। ट्रांसफर टू रिजर्व। ट्रांसफर टू रिजर्व यहीं पे दिया हुआ है, मान लो जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में पहले थे 20,000, अभी हो गए हैं 30,000। इसका मतलब आपने रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफर करा इस बार? 10,000 रुपए ट्रांसफर किया। अब जो रिजर्व है, आप अगर ध्यान से सोचें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया आपने पार्टनरशिप में, और उससे पहले पीएनएल बनाते थे 11th में। प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम सेव कर लेते हैं फ्यूचर के लिए, तो हम उसे नेट प्रॉफिट में से माइनस करने के बाद पार्टनर को देते थे, है ना? नेट प्रॉफिट में से माइनस करने के बाद देते थे पार्टनर को, याद है पीएनएल एप्रोप्रिएशन में? आप यहां लिखते थे नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, इसके टोटल में से सब माइनस करते थे। रिजर्व भी माइनस करते थे, फिर बचता था वो बांटते थे, याद है? पार्टनरशिप में ऐसे ही करते थे। इसका मतलब प्रॉफिट में से आपने रिजर्व बांट लिया, और प्रॉफिट में से रिजर्व माइनस कर लिया। रिजर्व में क्या कैश आउटफ्लो हो रहा है? सोच के बताना। या रिजर्व में वो हो रहा है कि मेरी जेब में पैसे पड़े थे, मैंने कहा यार ये तो इतने में काम हो जाएगा, बाकी इधर रख लेता हूँ, घर जाके अलमारी में डाल लिया। क्या वो कैश आउटफ्लो है मेरे पास से? इट इज नॉट अ कैश आउटफ्लो। तो क्या माइनस होना चाहिए? प्रॉफिट में से आपने माइनस कर लिया, जो कि गलत है, क्योंकि माइनस आउटफ्लो तो हुआ ही नहीं, इसलिए इसको वापसी यहाँ पे एड अप कर लेंगे। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। प्रोविजन फॉर टैक्स मतलब क्या होता है बेटा? ऐसा टैक्स जिसके ऊपर मुझे अभी प्रोविजन बनाया है कि मुझे ये पैसा देना है, दिया तो नहीं, देना है। प्रोविजन बनाया है कि इस साल के एंड में मेरा इतना टैक्स हो जाएगा, दे दूंगा, तो उसमें भी पैसा भी गया नहीं है, इसलिए वापसी इसको ऐड करते हैं। कौन से वाला? जो इस साल का प्रोविजन है। क्यों? देखो बेटा, मैं अभी ये जो मेरा साल चल रहा है, जो 2021 मार्च में खत्म होगा, यही तो चल रहा है अभी, मार्च 2021 में खत्म हो जाएगा। इस साल जो मैंने कमाया होगा उसमें मुझे टैक्स कब देना है? मार्च के बाद।
मार्च के बाद जब टैक्स देना है तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कहा यार इतना कमा लिया, इस पे थोड़ा सा टैक्स रखना शुरू कर दे, वरना एक साथ बहुत सारा टैक्स का बर्डन आ जाएगा। बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे ही करती हैं, ऐसे ही करते हैं, क्योंकि टैक्स बर्डन ह्यूज होता है तो वो कुछ कुछ पोर्शन सेव करते रहते हैं। अब वो क्या करते हैं, जितना पैसा सेव कर लिया, क्या वो इस साल कैश आउटफ्लो हो गया या अगले साल होगा? अगले साल होगा। पर जो पिछले साल का प्रोविजन फॉर टैक्स पड़ा था, क्या वो देना पड़ेगा इस बार? पिछले साल का टैक्स तो इस साल देना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूं मेड ड्यूरिंग द ईयर, और आपको दिखाऊंगा लास्ट में जाके टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, वो माइनस करूंगा जो पिछले साल वाला प्रोविजन पड़ा होगा। ठीक है, जब आपका पूरा फॉर्मेट हो जाएगा। यहाँ पे क्या करा, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ये प्रोविजन फॉर टैक्स की आइटम है, तो इस साल कितना बना 30,000, ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। क्लियर? लास्ट पॉइंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डेबिटेड इन पीएनएल। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लाइक लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, चोरी हो गए, क्या इसमें आपका कैश चला गया क्या? पर सोचे क्या आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये माइनस किया होगा? लॉस मानते हुए पीएनएल में माइनस कर दिया होगा, पर इसमें आपका कैश तो गया नहीं, तो माइनस क्यों किया, वापसी ऐड करवा दिया। क्लियर? अब ये 5 के 5 का लॉजिक तो दे दिया मैंने। अल्टीमेटली बच्चा लॉजिक याद नहीं रख पाता तो हमें याद ही करनी पड़ेगी। 5 चीजें। सबसे पहला, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, ट्रांसफर टू रिजर्व, ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, और माइन एक और आता है हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डेबिटेड इन पीएनएल। कोई प्रॉब्लम? अब इसके बाद दो चीजें मुझे माइनस करनी है। पहला, इसका ऑपोजिट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्रेडिटेड इन पीएनएल। यस बेटा, अभी पूछ रहा था से, अभी आपस में डिस्कस ना करो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्रेडिटेड इन पीएनएल माइनस होगी, और एक माइनस होगा हमारा रिफंड ऑफ टैक्स, क्योंकि जब हमने यहां पे टैक्स जो पे किया उसको एडजस्ट नहीं किया प्रपोज्ड को, तो इसके रिफंड को भी इनकम में ऐड नहीं करेंगे। जो टोटल आएगा, दिस इज द प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो हमें चाहिए। तो जब हमें ये स्टेट में ये बनाना है कैश फ्लो का ऑपरेटिंग का, तो मैं इसके आगे बनाने वाला हूं एक वर्किंग नोट, एंड दिस इज द वर्किंग नोट विच आई हैव टू प्रिपेयर। स्टार्ट होगा सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, इसके सरप्लस से 5 चीजें ऐड करूंगा। क्या क्या ऐड करूंगा एक बार याद करते हैं। फाइनल एंड प्रपोज डिविडेंड, फाइनल एंड प्रपोज डिविडेंड कौन सा? पेड ड्यूरिंग द ईयर, पिछले साल वाला। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डेबिटेड इन पीएनएल माइनस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्रेडिटेड इन पीएनएल और रिफंड ऑफ टैक्स माइनस करेंगे, दैट विल बी द आंसर। समझ आया? आज हम इतना ही टॉपिक करेंगे क्योंकि इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं आपको। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।